we are going to revise this chapters, chapter number 7 and chapter number 8. So our first chapter is chapter number 7. Our topic is CSS, cascading style sheet. So CSS is used to just improve the functionality of HTML. ठीक है, जैसे कि आपकी जो लैंग्वेज CSS है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारी एडिटिंग अवेलेबल रहती है, बहुत सारे टैग्स अवेलेबल रहते हैं, जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे टैग्स को क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं, और आफ्टर दैट यूज कर लेते हैं तो हम बहुत सारे प्रोग्राम्स में उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो सिंटैक्स CSS का दिया गया है वो बेसिकली किस तरह का है, जहाँ पर वो टैग्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, जैसे कलर शेड्स अवेलेबल हैं आपके पास, फॉन्ट नेम्स हैं, फैमिली नेम्स हैं, जेनेरिक वैल्यूज बहुत सारी अवेलेबल हैं आपके पास CSS में। तो उस टाइप के टैग्स आप यूज करेंगे तो उसके अंदर क्या कर सकते हैं, बेसिकली एडिट कर सकते हैं, चीजों को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, बहुत सारे एडवांटेज हमें मिलेंगे। बेसिकली CSS जो है क्या करता है, पेज को फास्ट लोड करता है, पेज को क्या करता है, पेज को लोड करता है बहुत फास्टली। ठीक है, इससे हमारा क्या होता है, टाइम जो है वो थोड़ा सेव हो जाता है, इट सेव्स टाइम, ये ध्यान रखेंगे ये पॉइंट। उसके बाद में ये है आपका, इसका मेंटेनेंस भी काफी इजी है। तो इसको मेंटेन करने का तरीका है, इसका जो सॉफ्टवेयर है CSS का, उसको इजीली हम मेंटेन भी कर सकते हैं। इजी मेंटेनेंस। ठीक है, तो ये दो तीन इसके एडवांटेजेस हैं, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। और उसके बाद इसके कुछ टैग्स आ रहे हैं, जैसे सिंटैक्स। अगर हम सिंटैक्स की बात करते हैं तो सिंटैक्स क्या होता है, बेसिकली आपका प्री डिफाइंड फॉर्मूला होते हैं। प्री डिफाइंड फॉर्मूला जैसे कि मैथ्स में आपने पढ़े होंगे, a+b का होल स्क्वायर, इसी तरह से आपके सिंटैक्स होते हैं। यहाँ पे सिंटैक्स में अगर हम उसको यूज करते हैं तो बेसिकली उसको लिखने के बाद प्रोग्राम में हमको चीज़ों को उस तरह से ही लिखना होता है जिस तरह से वो सिंटैक्स दिया होता है। ठीक है, सिंटैक्स की अगर हम बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल H1 ये आपका है हेडिंग 1। ठीक है, इस तरह से आपके 6 आते हैं, ये H1 से लेकर H6 तक आते हैं। ठीक है, तो जिस सिंटैक्स दिया हुआ है, स्टार्टिंग करते हैं H1 से, मतलब जो स्टार्टिंग हेडिंग होगी वो सबसे ज्यादा स्मॉल रहने वाली है, तो उसके लिए लगाया गया है H1। फिर हम लगाते हैं यहाँ पे कलर के लिए कलर। ठीक है, तो ये आपका आगे का सिंटैक्स है। थोड़ा सुनो, कलर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ब्लू हो, रेड हो, येलो हो, ग्रीन हो, कोई भी कलर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो कलर का नेम आएगा यहाँ पे। ठीक है, कलर का नेम आएगा, उसके बाद आएगा फॉन्ट। फॉन्ट का साइज आएगा 11 हो, 12 हो या फिर 10 हो, जो भी आपको सही लगता है आप उस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया फॉन्ट साइज। और px आपको लिखना पड़ता है पिक्सेल्स। ठीक है, इसको यहाँ पे बंद कर देना है, ये क्लोज हो जाएगा। ये हमारा सिंटैक्स है प्रोग्राम का। किसी भी प्रोग्राम में हम सिंटैक्स लिखते हैं तो इसमें अलग अलग वैल्यूज को फिल करके हम चीजों को बना सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट वी नीड टू जस्ट डू सम मोर थिंग्स मिलेंगे आपको। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए CSS एलिमेंट्स में सबसे पहले तो। ठीक है, तो इसके जो एलिमेंट्स है उसमें आपका सेलेक्टर है। ठीक है, और आपका प्रॉपर्टी है, और उसकी वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे H1 जो है वो एक सेलेक्टर है। सेलेक्ट करने के लिए हेडिंग का नेम हो या कोई भी नेम हो सकता है, वो सेलेक्टर की तरह वर्क करेगा। ठीक है, उसके बाद आपकी ये प्रॉपर्टीज हैं, कलर या फिर फॉन्ट साइज, जो भी चीजें सकती हैं। ठीक है, और ये जो नेम या फिर साइज नंबर जो भी चीज दी हुई है यहाँ पर, ये आपकी वैल्यूज हैं उसकी। तो 3 एलिमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर बेसिकली। फर्स्ट वन इज सेलेक्टर, सेकंड वन इज प्रॉपर्टी एंड थर्ड वन इज वैल्यू। ठीक है, तो 3 एलिमेंट्स हैं जो कि सिंटैक्स में अलग अलग यूज किए जा रहे हैं यहाँ पर प्रोग्राम में। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ रहा है CSS फॉन्ट। फॉन्ट टैग बेसिकली हम फॉन्ट को यूज करने के लिए करते हैं, जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ फॉन्ट्स आर देयर, तो हम कोई भी फॉन्ट टैग लगाकर डिफरेंट काइंड ऑफ फॉन्ट को यूज कर सकते हैं। फॉन्ट की फैमिली में हमारे पास क्या क्या CSS में मिलता है, सेरिफ है, सैंस सेरिफ है। ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन में मिलता है, जो कि आपको बताया नहीं गया है शायद इसमें, तो वो भी लिखा हुआ है। और उसके बाद जो वैल्यूज है उसकी हम उसको लगाकर अलग अलग टाइप के फॉन्ट्स को यूज कर सकते हैं। फॉन्ट के साथ फॉन्ट का कलर भी आता है और फॉन्ट का बैकग्राउंड भी आता है। ठीक है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। और एक और आता है यहाँ पे, जैसे कि RGB।
RGB डिफाइन करते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, RGB कोड आपका 6 डिजिट हेक्साडेसिमल कोड होता है। ये क्या होता है? 6 डिजिट हेक्सा कोड होता है। आप कलर का नेम लिख दीजिए, अदरवाइज आप उस कलर की वैल्यू लिख दीजिए। ठीक है, या तो आप नेम लिख दीजिए कलर का, या फिर उसकी वैल्यू आप टाइप कर दीजिए। टेबल आती है RGB कोड्स की, तो उस कोड को क्या कर सकते हैं, लिखने के बाद उसकी वैल्यू को टाइप कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी कोड की वैल्यू मान लीजिए 1 2 1 3 1 4, इस तरह से भी हम प्रोग्राम में लिख सकते हैं। हम कलर का नेम नहीं लिखना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू अगर हमें याद है या फिर टेबल हमारे पास है तो वी कैन जस्ट टाइप दैट वैल्यू RGB की। ओके, उसके बाद हमारे पास है CSS का फॉन्ट फेस, जहां पे आपके पास आता है फैमिली नेम। CSS फॉन्ट फेस, इसमें हमारे सामने है फैमिली नेम, फैमिली नेम में आपको ऐसे कोई एरियल हो गया, ठीक है, या टाइम्स न्यू रोमन हो गया। ठीक है, फॉन्ट की फैमिली। ओके, और उसके बाद है जेनेरिक फैमिली, इसके साथ में सब हेडिंग है जेनेरिक फैमिली, जिसका यूज करते हैं। जेनेरिक फैमिली में राइटिंग टाइप है, जैसे हमारा कर्सिव, ठीक है, सेरिफ, वैसे तो 5 होते हैं। ठीक है, बेसिकली 2 बता दी यहाँ पर, कर्सिव, सेरिफ या सैंस सेरिफ, मोनो स्पेस। ठीक है, सो ये जेनेरिक फैमिलीज में 5 टाइप की वैरायटी आती है। आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका फैमिली नेम है और ये इसका वैरायटी है। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है आपका बैकग्राउंड। ठीक है, CSS बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, CSS की फॉन्ट फेस वाला हो गया है। इसके बाद आएगा बैकग्राउंड इमेज। ये भी स्टाइलिंग के लिए यूज किया जाता है। अब बैकग्राउंड इमेज को लिखने का तरीका जो है हमारा बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, इसके बाद आपका URL मतलब जो वेबसाइट से लिया गया इमेज को, जहां से उठाया गया है वो पाथ, और इमेज का नेम, ये इसका सिंटैक्स है। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे URL, जो भी हमारा क्लास इमेज दी गई है, और इमेज का नेम, मान लीजिए school.jpg है या back.jpg है या bus.jpg है। ओके, ठीक है, सो आफ्टर दैट क्या है हमारे पास CSS लिस्ट। जैसे कि आपको HTML में भी लिस्ट होती है, वैसे ही हमारे पास CSS में भी लिस्ट मिलेंगी हमें देखने को। ठीक है, CSS लिस्ट मिलती है हमारे पास में। देखिए आपके पास प्रॉपर्टीज है आपका लिस्ट की स्टाइल का टाइप, और उसके बाद हमारे पास उसकी इमेज, उसकी पोजीशन, उसका स्टाइल। इसका स्टाइल कैसा हो, पोजीशन टॉप बॉटम से कैसी हो, उसमें इमेज कौन सी यूज करने जा रहे हैं आप, और टाइप कौन सी है, बुलेटेड है, नंबर्ड लिस्ट है या मल्टी लेवल लिस्ट है हमारी, पोजीशन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट है उसकी, और इमेज किस टाइप की हम लगाने वाले हैं, कौन सी स्टाइलिंग आप करने वाले हैं, वी टू डिसाइड विद द हेल्प ऑफ CSS लिस्ट। ठीक है, ये स्टाइलिंग का एलिमेंट है, इसमें आपको 4 चीज देखने को मिलती है। दो टाइप की लिस्ट और आपको देखने को मिलती है, जहां पर एक हम बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए OL बनाया गया है और अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL बनाया गया है। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए OL है, अनऑर्डर्ड के लिए UL है। ऑर्डर्ड लिस्ट में नंबर्स, सीक्वेंस, लेटर्स जितने भी होते हैं वो सारे लाइन से रहते हैं। अदरवाइज UL में जितने भी होते हैं वहां पर कोई भी ऑर्डर या सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, 1 के बाद 3 आ सकता है और उसके बाद 2 भी आ सकता है, ये होते हैं अनऑर्डर्ड। और ऑर्डर में आपके पास A B C का सीक्वेंस हो या 1 2 3 का सीक्वेंस हो, सब कुछ सीक्वेंस में ही
रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके ऑर्डर में अनावरण। इसके बाद बात करते हैं टेबल टैग की, ठीक है। तो हमें टेबल की प्रॉपर्टीज देखने को आपको मिलेंगी। अब बात की आ रही है सीएसएस में टेबल्स की। जैसे एचटीएमएल में आपको पढ़ने को मिलता है टेबल्स के बारे में, टेबल टैग की हेल्प से, वैसे सीएसएस में टेबल्स होती हैं और उसके अंदर कुछ एलिमेंट है कि टेबल का आपको बॉर्डर कैसा रखना है, टेबल बॉर्डर यूज करेंगे आप, ठीक है। और उसके बाद आपको टेबल का अलाइनमेंट कैसा रखना है, ठीक है, उसका अलाइनमेंट किस टाइप से होना चाहिए वो देखेंगे हम। आपका बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर कैसा होगा वो देखना है। टेबल की हाइट क्या रहेगी, विड्थ क्या रहेगी, वी टू डिसाइड दैट, ओके। और उसके बाद उसका कलर क्या रहेगा, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उसकी पैडिंग या स्पेसिंग ये क्या रहने वाली है, जो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर की पैडिंग या स्पेसिंग वो कितनी रहेगी, तो वी टू डिसाइड दैट एज वेल, ठीक है। ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमें टेबल की हेल्प से लगाने होते हैं। टेबल का बॉर्डर, टेक्स्ट अलाइनमेंट, बैकग्राउंड कलर, उसकी हाइट और विड्थ और स्पेसिंग कंटेंट के अंदर की, और तो इसका कलर क्या रहने वाला है, ओके। सो वी कैन यूज दीज काइंड ऑफ एलिमेंट्स एज वेल, ठीक है। फॉलो केसेस टेबल, जैसे कि एचटीएमएल में टेबल टैग था वैसे यहाँ टेबल टैग है। ये सारे एट्रीब्यूट्स या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हमारे देखने को मिल रही हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास चैप्टर आ रहा है कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। पाइथन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पाइथन इज अ बेसिक लैंग्वेज कैन बी यूज्ड टू एनहांस द वेब पेजेस। वेब पेज को इनहेंस करने के लिए, वेबसाइट्स को इनहेंस करने के लिए बनाई गई है लैंग्वेज। और पाइथन में जो कोडिंग है बेसिकली वो एचटीएमएल से भी थोड़ा सा इजी रहती है, ठीक है। पाइथन की फाइल्स का एक्सटेंशन रहता है .py रहता है। .py की हेल्प से वी कैन जस्ट सेव दीस फाइल्स। ठीक है, हमें सेव करना होता है इनके प्रोग्राम्स को .py के नाम से। कोई भी अपना नेम लिख सकते हैं, XYZ कोई प्रोग्राम ने बनाया, ठीक है। और हमारे पास में क्या चाहिए होगा इसके लिए, पाइथन स्क्रिप्टर। पाइथन स्क्रिप्टर को वी नीड टू इंस्टॉल। आफ्टर दैट जस्ट हम प्रोग्राम बनाएंगे, उसका इनपुट निकालेंगे, जो भी आउटपुट रहेगा। और उससे पहले बस साथ में ध्यान रखें कि सेव करते टाइम पर .py एक्सटेंशन लगाना जरूरी होता है। पाइथन में जो भी प्रोग्राम होते हैं वो .py के नाम से सेव हो जाते हैं, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि इफ एल्स या इफ एल्स इफ होता है, या इफ देन हो गया, या ओनली इफ वाला हो गया। जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे यहाँ पर यूज किए जाएंगे। उसके एग्जांपल भी हम देख सकते हैं। तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के स्टेटमेंट हैं। जैसे कि आपके पास इफ है, तो इफ यू टॉक अबाउट कंडीशन, तो कंडीशन के लिए चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है और उसने अपना वर्क करके लाया है, ठीक है, किसी टीचर ने वर्क मंगवाया और उसने अपना वर्क करके लाया, तो अगर उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। एग्जांपल है, ये हमारी कंडीशन 1 है कि पनिशमेंट नहीं मिलेगी, देयर विल बी नो पनिशमेंट। अगर वर्क कंप्लीट है तो देयर विल बी नो पनिशमेंट। कंडीशन नंबर 2, अगर उसने वर्क नहीं किया, ठीक है, तो पनिशमेंट मिलेगी। ये कंडीशन नंबर 2 है। चलिए कंडीशन मानते हैं उसने वर्क हाफ किया तब भी मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे कंडीशन 1 2 3 कंडीशन आ गई। इस टाइप के लिए भी हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं। जो कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे पास आते हैं, एक कंडीशन से अलग है, 2 के लिए अलग है, और मोर देन 2 के लिए अलग स्टेटमेंट आता है, ठीक है। तो अभी उसको हम देख लेते हैं किस टाइप के स्टेटमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे कि इफ देन, ठीक है, इफ देन एल्स भी है, और भी हैं 2-3, वो काफी हेल्पफुल रहेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा इफ। इफ स्टेटमेंट में हम फॉर एग्जांपल कोई भी कंडीशन लिखते हैं, इफ कंडीशन, ठीक है, कंडीशन उनका स्टेटमेंट यहाँ पर आएगा कुछ भी प्रिंट कराने के लिए, और ये एंड हो जाएगा।
टर्मिनेट हो जाएगा। इफ में खाली एक ही कंडीशन को हम रख सकते हैं और वो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो प्रिंट आएगा, आउटपुट आएगा, अदरवाइज देयर विल बी नो आउटपुट। सिंपल सी बात है। इफ x is greater than 2 print x is greater than 2। तो यहां पर सिंपल सी बात है, हम जब आउटपुट में जाएंगे और हमारे पास कुछ भी इनपुट कराने के लिए होगा तो यहां पर जो वैल्यू चेक होगा x से जो वैल्यू दिखा रहा है 2 से ज्यादा बड़ी है। अगर ये कोई वैल्यू टाइप कराते हैं आउटपुट में और वो कराता है टाइप 3, वो चेक करेगा वैल्यू 2 से बड़ी है छोटी है। अगर वैल्यू 2 से बड़ी रहेगी तो वहां पर क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज कोई भी प्रिंट नहीं आएगा। अगर कंडीशन गलत हो गई तो कोई भी प्रिंट आउट नहीं आने वाला है, कोई भी आउटपुट नहीं आने वाला है। सिंपल सा रूल है इसका। ठीक है, दो कंडीशन अगर हो सकती हैं तो हम क्या करने वाले हैं, दो कंडीशन हो गई, जब बात कर रहे थे पनिशमेंट मिली पनिशमेंट नहीं मिली जो भी है, तो एक कंडीशन तो ये हो गई। अब अगला हमारे पास है इफ एल्स, इसमें हमने बढ़ा दिया एल्स। इफ एल्स, या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या फिर ये कंडीशन ट्रू होगी। इफ कंडीशन 1 स्टेटमेंट, एल्स में हम कंडीशन नंबर 2 को टाइप करेंगे और यहाँ पे भी जो स्टेटमेंट जो भी लिखना होगा वो लिख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर दो कंडीशन हो गई। जैसे एग्जांपल लेते हैं वोटिंग वाला, अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है तो यू कैन वोट। एज 18 है या इक्वल टू है उससे, एज इक्वल टू 18 है या उससे ग्रेटर है तो यू कैन वोट, अदरवाइज यू कैन नॉट वोट। ठीक है, यहाँ पर आप वोट कर सकते हैं अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, अदरवाइज क्या होगा, यू कैन नॉट वोट। यहाँ पे आप वोट कर सकते हैं और यहाँ पर आप वोट नहीं कर सकते हैं। आपकी एज अगर चेक करेगा वो 18 से ग्रेटर देन है या इक्वल है, यू कैन वोट, अदरवाइज यू कैन नॉट वोट। यहाँ पर दो कंडीशन है, कंडीशन 1 कंडीशन 2, एक पार्ट इफ में और एक पार्ट एल्स में लिखा जाएगा। The last one is if, elif, else। अगर हमारे पास दो से ज्यादा कंडीशंस होंगी, इफ वी हैव मोर देन 2 कंडीशन तो वी हैव टू यूज इफ, एलिफ, एल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे जो एल्स वाला पार्ट है, यहाँ पर हम एक से ज्यादा कंडीशन, दो से ज्यादा कंडीशन को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ में एक कंडीशन लिखेंगे, सबसे पहला रूल वही रहेगा, इफ कंडीशन 1, ओके, स्टेटमेंट जो भी आपको टाइप करना है वो, ठीक है, सबसे पहले इफ से स्टार्ट करेंगे। अब एलिफ, यहाँ पर कंडीशन नंबर 2, आपके पास 4 कंडीशन है मान लीजिए एग्जांपल के लिए, तो हम क्या करेंगे, कंडीशन नंबर 2 इसमें लिख देंगे, स्टेटमेंट, फिर से एलिफ रिपीट करेंगे, कंडीशन नंबर 3 इसका स्टेटमेंट, क्योंकि हमारे पास 4 कंडीशन है ना एग्जांपल के लिए, तो 1 2 और 3 कंडीशन तो क्लियर हो गई। जैसे ही लास्ट कंडीशन आएगी हमारे पास, तो लास्ट कंडीशन में वी हैव टू यूज एल्स। कंडीशन नंबर 4 स्टेटमेंट। इस तरह से हम 4 कंडीशन बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका रिजल्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड, आपकी जो परसेंटेज है अगर मान लीजिए वो 90 से अबव है, 90 के इक्वल है तो कंडीशन नंबर 1, आपकी परसेंटेज है 80 से अबव है, 80 के इक्वल है तो कंडीशन नंबर 2, आपकी परसेंटेज जो है 70 या उसके अबव है या उसके इक्वल है तो कंडीशन नंबर 3, और अदरवाइज 60 वाले में कंडीशन नंबर 4। हाँ, इससे ज्यादा कंडीशन है तब भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एल्स जो 2 लगाए हैं हम, वी कैन यूज मोर देन। यहाँ पर एल्स एक और बढ़ा दीजिए, और कंडीशन है आप और बढ़ा दीजिए, बट लास्ट कंडीशन में आपको एल्स को ही यूज करना पड़ेगा। वी हैव टू यूज लास्ट एल्स। ठीक है, फर्स्ट में एफ, लास्ट में एल्स, और इन बिटवीन वी नीड टू यूज एल्स। जितनी भी कंडीशन ज्यादा है उतनी आप लगा दीजिए। फर्स्ट के लिए इफ रहेगा, लास्ट के लिए एल्स रहेगा। एक तो था इफ और दूसरा था इफ एल्स, एंड लास्ट वाली इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। तो आपका जो पाइथन में स्क्रिप्टर में प्रोग्राम्स के बारे में जो है यही सब है, और इसके एग्जांपल वगैरह भी है। सो ये हमारा यूजर कंप्लीट हो गया। थैंक यू एवरीवन।